हेलो एवरीवन। इतिहास केवल बीती कल की कहानी नहीं बल्कि आने वाले कल की दिशा है। दोस्तों, यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 की तैयारी में इतिहास, समाज और भूगोल की समझ वही दिशा देती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं और ये सभी सब्जेक्ट्स आपको वही दिशा देंगे जीएस पेपर 1 के लिए, जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कैसे हम इन विषयों को समझें, कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है और कौन से ट्रिक्स आपको एग्ज़ाम में अलग पहचान दिलाएंगे। तो मेरा मानना है कि जो जीएस पेपर 1 है वो सिर्फ रटने वाला तो पेपर होता नहीं है, और मेंस की बात करें तो मेंस तो बिल्कुल रटने से काम नहीं चलता है। ठीक है, ये अगर हम रट रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि हम आंसर राइटिंग में डायग्राम, करंट अफेयर से कैसे जोड़ो। इसके अलावा हमारे जीएस पेपर 1 के लिए कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी जीएस पेपर 1 मतलब जनरल स्टडी पेपर 1 मेंस में कुछ मेंशन सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट आपका कला एवं संस्कृति, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास और भारतीय समाज और भूगोल। ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके जीएस पेपर 1 में आते हैं। ठीक है, यूपीएससी के द्वारा दिया हुआ जो मैंने ब्लैक पेन से ये स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, ये सिलेबस है जो कि मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूँगी। और इसके अंदर जो ट्रेंड एनालिसिस करके जो मैंने टॉपिक्स फाइंड आउट किए हैं, जिसको पढ़ना बहुत ज़्यादा, मतलब आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़े, लाइक आप कला और संस्कृति को पढ़ रहे हो तो इसके अंदर ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें आपको डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो सिलेबस से शुरू करते हैं जो यूपीएससी ने दिया है। तो ये यूपीएससी के द्वारा दिया हुआ सिलेबस है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप में साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलू शामिल होंगे। देखो, हमने इतना पढ़ा, हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हमें समझ क्या आता है, ये जितने भी मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी कुछ सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हमें इसके अंदर क्या ध्यान मतलब पढ़ना है। एक तो हमें भारतीय वास्तुकला पढ़नी है, साथ ही साथ भारतीय चित्रकला, शिलालेख व अभिलेख पे हमें फोकस करना होगा। ठीक है, ये आपका भारतीय विरासत और संस्कृति, इतिहास और विश्व और समाज का भूगोल, ये आपका यूपीएससी के द्वारा अपलोडेड सिलेबस है जो मैंने बीच में यहाँ पे ऐड कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप किसी भी वेबसाइट से यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो डिटेल में लिखा हुआ है और मैं इन शॉर्ट आपको बताऊँगी। ठीक है, इसके अलावा आपका भारतीय हस्तशिल्प, भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल कितने हैं, भारत की संगीत और नृत्य कला कौन कौन सी है। इसके अलावा भारतीय धर्म और दर्शन के बारे में आपको पढ़ना होगा कला और संस्कृति में, और भारतीय साहित्य व भाषाएं पढ़नी होगी। ठीक है, मैंने कुछ यूनिट्स में इसे डिवाइड किया हुआ है। तो यूनिट 1 जो था आपका, तो यूनिट 1 आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड था। ठीक है, जैसा कि आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो ये 18वीं सदी के लगभग मध्य मतलब मिडेवल से लेकर के मॉडर्न मतलब वर्तमान तक का इतिहास आपको पढ़ना है। ठीक है, इतिहास में क्या पढ़ना है, भारतीय आधुनिक इतिहास और इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं और व्यक्ति विशेष। ठीक है, यहाँ तक तो हमें कुछ समझ आया, लेकिन प्रॉपर्ली नहीं समझ आया कि हमें कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे फोकस करने की ज़रूरत होगी। तो वो ये है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में। ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद आप 18वीं सदी के मध्य का भारत आपको समझना होगा। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कैसे हुई, क्या क्या कारण थे। ठीक है, उसके बाद क्या चेंजेस आए। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटिश साम्राज्यवादी का स्वरूप कैसा था, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कौन कौन से हुए, है ना, और नृत्य किस किस ने किया था। इसी के साथ 1857 की क्रांति जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये ना केवल मेंस के लिए बल्कि प्रीलिम्स के लिए भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। पूर्ववर्ती विद्रोह जो भी हुए थे, है ना, कांग्रेस की स्थापना के पूर्ववर्ती संगठन कौन कौन से थे और घटनाक्रम, उसको आपको 1 बाय 1 लिखना होगा। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर यूपीएससी ने लिखा है आपको, ये मैंने यूनिट्स अपने अकॉर्डिंग लिखे हैं, है ना, यूनिट्स अपने आप मैंने लिखे हैं, लेकिन मैंने आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बताया है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम और इसके विभिन्न चरण व देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान क्या क्या था। ठीक है, यहाँ पे आपको स्वतंत्रता संग्राम की बात करनी है, उसके कौन कौन से चरण थे और देश के कौन कौन से पार्ट्स थे, है ना, जहाँ जहाँ से लोग थे जिन्होंने अपना योगदान दिया था, कौन कौन से व्यक्ति थे और उनका योगदान क्या था। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, और संबंधित पक्ष, इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन और उसके विभिन्न चरण पढ़ने होंगे। ठीक है, जिसमें हमारा क्या इंक्लूड हो जाता है, इंपॉर्टेंस जो रखता है वो है एक तो गोलमेज सम्मेलन, आज़ाद हिंद फौज, कैबिनेट मिशन, कम्युनल अवार्ड, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना। ठीक है, अगर हम अधिनियम की बात करें तो अधिनियम एक आपका 1909 का हो गया, 1919 की मैंने दोबारा लिख दिया, सॉरी। ठीक है, 1947, और ये तो अधिनियम हो गए। और अधिनियम के बाद जो है भारतीय की प्रतिक्रिया क्या रही थी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। आपकी नेक्स्ट यूनिट आ जाती है जिसमें यूपीएससी ने दिया है आपका स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। ठीक है, इसमें हमें स्वतंत्रता तो हो गई, अब इसके बाद क्या हुआ, मतलब एकीकरण किस प्रकार हुआ और पुनर्गठन के क्या क्या मतलब किया गया। ठीक है,
तो एकीकरण में क्या आता है आपका, देसी रियासतों का एकीकरण किया गया था, और देसी रियासतों के एकीकरण में नीति कौन सी अपनाई गई थी और कौन कौन से सिद्धांत थे उसके बारे में पढ़ना होगा। अब अगर एकीकरण की बात आ रही है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तो भूमिका आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा है ना, उन्हीं की तो भूमिका थी, और किसकी थी। मतलब अगर कोई परफेक्ट इंसान जिसने मार्क्स 20 में से सबसे बेस्ट लिए हो तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर इनको मार्क्स के बेस पे जज किया जाए तो वो 20 में से 19 मार्क्स लेने के काबिल थे एकीकरण के मामले में, है ना। तो इसके अलावा पुनर्गठन की बात करें तो राज्य का पुनर्गठन, है ना। इसके अलावा संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत का कैसे उदय हुआ था, ठीक है। यूनिट 5 की बात करें तो विश्व इतिहास में 18वीं सदी और उसके बाद की घटनाओं के बारे में इसमें आपको पढ़ना होगा। औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ना, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशन, उपनिवेशवाद और की समाप्ति, ठीक है। तो इसमें आपको राजनीतिक दर्शन पढ़ने होंगे, जैसे कि समाजवाद एक वर्ड है, पूंजीवाद एक वर्ड है, गांधीवाद वर्ड हो गया, मार्क्सवाद वर्ड हो गया, है ना। इसको डिटेल पढ़ना है ना, क्योंकि अगर आपने इसे नहीं पढ़ा तो आपको ये वर्ड आपके लिए नॉर्मल नहीं होंगे और आप इसे ज़िंदगी के आखिरी टाइम तक नहीं समझ पाओगे, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए तो चैलेंजिंग था ये। इसके अलावा उदारवाद भी, जो कि अलग हो जाता है वर्ड, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे, इसमें नहीं आते हैं ये। भारतीय दर्शन की मैंने अगर किया तो मैं आपको एग्जांपल दे दूँ कि मेरे लिए वर्ड बहुत डिफिकल्ट था, चैलेंजिंग वर्ड था, जो मैं बात तक भी नहीं समझ पाई थी, तो वो ये था, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो प्रमुख क्रांतियाँ, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, ठीक है। और ये जो मैंने बताया ना आपको, भारतीय दर्शन, समाजवाद, पूंजीवाद और गांधीवाद, मार्क्सवाद, इनके तो आपको रूप पढ़ने हैं, समाज पर इनका क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है। और ये क्रांति की मैंने बात की तो फर्स्ट और सेकंड विश्व युद्ध को आपको डिटेल स्टडी करनी है आपको। इसके अलावा उपनिवेशवाद की समाप्ति, उसमें आपका साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, फांसीवाद और नाजीवाद, इनके घटनाक्रम पढ़ने हैं और भारत पर इनका प्रभाव और भारत की क्या प्रतिक्रिया थी, ठीक है। यूनिट 6 की बात करें तो यूनिट 6 में आपका आ जाता है भारतीय समाज। तो भारतीय समाज आता है तो उसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, प्रमुख विशेषता क्या थी और विविधता क्या थी। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है पढ़ने जैसा, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता जैसे एक तो होगी एकता, निरंतरता और लचीलापन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। विविधता की अगर हम बात करें तो भाषाई रूप में विविधता है ना, भौगोलिक रूप में, सामाजिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में और राजनीतिक और प्रजातीय रूप में। तो ये तो विविधता हमें मिलती है भारत में, ठीक है। इसके अलावा आपका यूनिट 7 आता है महिलाओं से संबंधित। तो महिलाओं की क्या भूमिका रही, महिला संगठन कौन कौन मतलब कैसे थे, जनसंख्या क्या थी, संबंधित मुद्दे जो भी होंगे, गरीबी, विकासात्मक विषय हो गए, शहरीकरण और उसकी समस्या क्या थी। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है पढ़ने जैसा, तो समाज में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के बारे में तो महिलाओं की भूमिका पूछी जाएगी, उनकी स्थिति क्या थी, भूमिका क्या थी और योगदान क्या था। महिलाओं के मुद्दे और आंदोलन की बात करें तो ये कब के बारे में पढ़ना आपको, 19वीं सेंचुरी, 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी तक आपको पढ़ना होगा इसमें। इसके अलावा इसके अंदर क्या है ना कि आप करंट अफेयर्स को भी आप ऐड करते हुए चलिए, मैंने करंट अफेयर नहीं बोला लेकिन आपको ऐड करते हुए चलना है। इसके अलावा भारत का जनसांख्यिकीय समीकरण और इससे संबंधित मुद्दे, इसके अलावा जो नीतिगत पहले ली गई थी, ठीक है। यूनिट 8 की बात करें तो भारतीय समाज का भूमंडलीकरण का प्रभाव क्या हुआ, तो ये पढ़ना होगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है ना, इसमें ये पूरा ही पढ़ना है, मतलब इसके अंदर ना 1-2 चीज़ें नहीं है, पूरा ही आ जाता है, ठीक है। यूनिट 9 की अगर हम बात करें तो सामाजिक सशक्तिकरण और धर्म निरपेक्ष संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद, इसके बारे में पढ़ना है और यही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ और ऐड किया, जैसे भारतीय समाज में समस्याएं क्या क्या थी, महिलाओं से संबंधित मुद्दे क्या हुए, गरीबी, विकासात्मक विषय हो गया, शहरीकरण, जनसंख्या, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, वैसे ही मैंने रिपीट किया जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, ठीक है। इसके अलावा संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सशक्तिकरण के बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा। यूनिट 10 की अगर हम बात करें तो विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषता पढ़नी होगी, ठीक है। इसके साथ ही आपका पृथ्वी, सौर मंडल, जियोमॉर्फोलॉजी, इसके अंदर आपका भूगर्भीय संरचना के बारे में पढ़ना होगा, जैसे आपका भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गई और पर्वत निर्माण, है ना, कैसे होता है। हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल, मानव और आर्थिक पहलू से जुड़ा भूगोल, इसके बारे में पढ़ना है। एटमॉस्फेयर की बात करें वही वायुमंडल के बारे में पढ़ना है, इसमें बायोस्फीयर में जीव मंडल के बारे में। यूनिट 11 की अगर हम बात करते हैं तो विश्व भर के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, है ना, दक्षिण एशिया हो गया, इसमें आपका भारतीय महाद्वीप शामिल हो गए, विश्व में भारत सहित मतलब इंक्लूडेड इंडिया, भारत के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्रों के उपयोग को स्थापित करने के लिए जो भी जिम्मेदार कारक है उसके बारे में पढ़ना होगा। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें पढ़ने जैसा, तो पहला तो ये है कि आपको मृदा और वनस्पति सहित अन्य जो भी भौगोलिक विशेषता है उसके बारे में पढ़ना है, मानव, जल और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 12 आपका आ जाता है, यूनिट 12 में आपको ऐसे पढ़ना है कि भूकंप, ज्वालामुखी, हलचल और चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं हो गई, भौगोलिक विशेषता और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता हो गई, वन
वनस्पति प्राणी जात में परिवर्तन है ना, और इस प्रकार के जो भी परिवर्तन के प्रभाव है वो पढ़ना है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है पढ़ने के लिए, वो है भौतिक भूगोल को इसमें पढ़ना है आपको पूरा, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण पढ़ना है, साथ ही भारत व विश्व उद्योगों को स्थापित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ना है, महत्वपूर्ण भू घटनाएं जैसे भूकंप हो गई, ज्वालामुखी हो गई, सुनामी हो गई, इसके बारे में पढ़ना है, और इनकी विशेषताएं बताने को, भौगोलिक विशेषता और उनके स्थान बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो जो मैंने एनालाइज करके लिखा है वो हो गया। ठीक है, जो कि आपको जब आप जीएस पेपर 1 के प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस के लिए, तो ये आपके लिए मैंडेटरी है करना, है ना। मैंडेटरी का मीनिंग तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो करना ही करना है चाहे कुछ हो जाए। रीड पूरा करना है, एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है जो भी मैंने आपको मेंशन की थी, प्लस स्टैंडर्ड बुक कंप्लीट करनी है। लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको फोकस करते हुए चलना है, फोकस टॉपिक है ये। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो प्रीलिम्स है ना, प्री प्लस मेंस, ठीक है, प्री प्लस मेंस में स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए जो कि मतलब दोनों ही आपका कवर होता जाए। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपको क्या करना है, जो सिलेबस है ना, सिलेबस को आपको ओवरलैप करके पढ़ना है। ठीक है, ओवरलैप करके पढ़ने का मतलब क्या है कि जो यूपीएससी है, यूपीएससी के अंदर ये हो गया आपका प्री, ठीक है, और ये हो गया आपका मेंस। ठीक है, दोनों में आपका कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि कॉमन है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देती जाती हूँ और मैं आपको बताती जाती हूँ। जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के लिए प्रीलिम्स में कुछ तथ्य आधारित प्रश्न आते हैं, वही तथ्य आधारित प्रश्न किस में आते हैं आपके, प्रीलिम्स में आते हैं, और मेंस में आपके कैसे आते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को, मतलब उन्हीं टॉपिक्स को आपको आंसर में लिखना होता है ना, मेंस में। यही तो है, इसके अलावा क्या है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बस थोड़ा फोकस करके पढ़ना। तो तरीका क्या है आपका, मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री करते वक्त आपको एक तरफ तो ऑब्जेक्टिव नोट्स बनाने हैं, इसके लिए, प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, वहीं दूसरी ओर आपको क्या करना है, दूसरी आपको आंसर पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, वो किसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, आपका मेंस के लिए। ठीक है, अगर हम भूगोल की बात करें, मतलब ज्योग्राफी की बात करें, तो ज्योग्राफी में आपका प्री में क्या होता है, प्री में आपका नदियां हो गई, ठीक है, स्थान हो गया, स्थान के अलावा मैप हो गया, पर्यावरण हो गया आपका। ठीक है, वहीं आपका मेंस में क्या आ जाता है, भू आकृति, ठीक है, मानव और भौतिक भूगोल। तो अब इसमें आपका तरीका क्या होगा, तरीका आपका ये होगा कि आपको जब भी आप भूगोल रीड करते हैं, है ना, भूगोल मतलब जियो रीड करते हैं, तो रीड करने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस किसकी करनी है, मैप की करनी है। ठीक है, मैप की प्रैक्टिस आपको करते हुए चलना है। तो ये तो हो गया आपका भूगोल। फिर पॉलिटी की अगर हम बात करें, तो पॉलिटी के अंदर क्या होता है आपका, आर्टिकल हो गए, है ना। इसके अलावा ये तो हो गई प्री की बात। ठीक है, एक एक छोटे छोटे से एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। और मेंस में आपका क्या हो गया, आपका कार्य प्रणाली हो गई। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तरीका ये है कि आर्टिकल रीड जब आप करेंगे, तो रीड करते समय उसका समाज प्लस प्रशासन, इन दोनों पे क्या प्रभाव पड़ेगा या पड़ता है, उसको आपको नोट करना है। ठीक है, ये मैंने छोटे मोटे थोड़े से एग्जाम्पल बता दिए ताकि आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, ये सिर्फ जीएस पेपर 1 की बात नहीं है, ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी बता रही हूँ मैं जीएस के लिए, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। ठीक है, अगर आंसर राइटिंग की बात करें, तो आंसर राइटिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, फ्री के नोट्स बना सकते हैं, छोटे बड़े ना हो। ठीक है, मेंस के लिए आप क्या करेंगे, मेंस के लिए 250 वर्ड्स का सॉरी आंसर लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो आपका फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल राइट जब आप रीड कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स में तो क्या करेंगे, आर्टिकल्स याद करेंगे, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और मेंस में आप क्या करेंगे, मेंस में इसका केस स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मेंस में जो जीएस पेपर 1 हो गया, तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और जीएस पेपर 3 हो गया, इसकी इकोनॉमी हो गया, तो इसका डायग्राम बहुत ज्यादा फायदा आपको करेगा, है ना, तो इसलिए ध्यान रखना। दूसरी चीज ये हो गई, प्री हो या मेंस हो, दोनों में ही पीवाईक्यू आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि प्री के अंदर क्या होता है, तथ्य आधारित क्वेश्चन होते हैं, और वही आपका मेंस के अंदर आपको लिखना होता है। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की अगर बात होती है, तो मैं ये बोलूंगी टॉपिक को दोनों नजरिए से पढ़ो, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। ठीक है, ऐसे आपको रीड करना है एंड राइट भी करना है। ठीक है, करंट अफेयर आपका हो गया फैक्ट प्लस एनालिसिस। ठीक है, डेली 1 आवर लिखने की आदत डालें, है ना, इससे क्या होगा, इसकी आंसर, इससे क्या होगा, प्रैक्टिस होती रहेगी। वीकली मॉक टेस्ट तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। मॉक टेस्ट कैसे देना है, मॉक टेस्ट कुछ नहीं देना, मेंस की अगर बात हो रही है ना, तो मॉक टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि आपने ये काम कर लिया तो बहुत है। ठीक है, और नोट्स जब भी आप बनाते हो टॉपिक वाइज रखना, ताकि प्रीलिम्स के बाद तुरंत आपका मेंस रिवीजन हो पाए।
ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो जीएस की स्टडी और प्रीलिम्स और मेंस की दोनों के ही साथ साथ आप प्रैक्टिस कर पाएंगे और टाइम भी आपका बर्बाद नहीं होगा। ठीक है। तो ये मैंने कुछ तरीके बताए हैं आपको जिससे आपकी हेल्प हो पाएगी। और अगर आपको मेरी बताए हुए कुछ टिप्स जो भी हेल्प करती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होगा कि जो आने वाली वीडियोस होंगी उसके नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। ठीक है। और कोई भी आपको वीडियो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।